मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक पे आज महाराष्ट्र के रण में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सेनाओं के शक्ति का परीक्षण करेंगे। तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के बाद सामने आए एंटी मोदी इकोसिस्टम की पड़ताल भी करेंगे। लेकिन पहले मास्टर स्ट्रोक रफ्तार। शिंदे गुट के बागियों को बड़ी राहत। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 11 जुलाई होगी फिर सुनवाई। शिंदे पक्ष के वकील से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं जाने पर पूछा सवाल। कहा शिंदे गुट जान से मारने की धमकी देने का जिक्र कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश। सभी बागी 39 विधायकों को सुरक्षा दी जाए सुनिश्चित करने के लिए कहा। थाने में एकनाथ शिंदे के घर के बाहर आतिशबाजी। कोर्ट के फैसले पर श्रीकांत शिंदे को खिलाई मिठाई। थाने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने मनाया जश्न। फडणवीस के घर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। वेट एंड वॉच की भूमिका में बीजेपी कहा गया। बागियों पर आदित्य ठाकरे का हमला। कहा कभी नहीं जीतते दगाबाजी करने वाले, साथ ही अपनी जीत पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र के सियासी संकट में राज ठाकरे की एंट्री। राज ठाकरे के संपर्क में बागी शिंदे। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे बागियों के स्वागत के लिए तैयार। गुलाब राव पाटिल वाले बयान पर राउत ने दी सफाई। कहा मैंने जमीन मरने की बात कही थी। दीपक केसरकर का राउत पर पलटवार। कहा बाला साहेब अगर होते तो राउत को पार्टी से बाहर निकाल देते। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का उद्धव सरकार पर पलटवार। कहा धमकियों से नहीं डरते हम, अल्पमत में है महाराष्ट्र सरकार। संजय राउत के भाई शिवसेना विधायक सुनील राउत ने बागी नेताओं को बताया गद्दार। आप सांसद ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कहा किडनैपिंग गैंग चला रही है बीजेपी। गुस्से में शिवसैनिक। महाराष्ट्र के गोंदिया में शिवसैनिकों ने बागी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के अकोला में बागी विधायकों के खिलाफ नितिन देशमुख का विरोध प्रदर्शन। शिवसैनिकों ने पुणे में किया बागी विधायकों का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिंदे गुट के खिलाफ शिवसैनिकों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में प्रदर्शन। शिंदे के बागी विधायक के खिलाफ हुई नारेबाजी। राउत के बयान पर फूटा गुस्सा। डोंबिवली में शिंदे समर्थकों ने फूका राउत का पुतला। थाने में इकट्ठे हुए शिंदे समर्थक घर के बाहर समर्थन में लगाए नारे। बागी शिंदे के घर के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम। हालात को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। थाने का आनंद आश्रम भी छावनी में तब्दील। शिंदे समर्थकों के प्रदर्शन की भी आशंका। सियासी घमासान के बीच पोस्टर वॉर जारी है। पुणे में चारों तरफ लगे शिंदे के पोस्टर्स और होर्डिंग्स। बागियों पर सीएम उद्धव का एक्शन। शिवसेना के सभी बागियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंपे गए। पात्रा चौल जमीन घोटाले में राउत को ईडी का समन। ईडी की कार्रवाई को राउत ने बताया साजिश। राउत की शिंदे गुट को खुली चुनौती। कहा 50 एमएलए की ताकत है तो गुवाहाटी में क्यों है। राव साहब दानवे ने दिए बीजेपी सरकार के संकेत। कहा अभी 2-3 दिन में मैं विपक्ष में हूँ। दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। सिन्हा को 17 दलों का समर्थन। यशवंत सिन्हा के नामांकन में शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद। नामांकन से पहले संसद भवन परिसर में यशवंत सिन्हा ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीताराम येचुरी ने राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताया। जीत की उम्मीद भी जताई। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर एक्शन। 5 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। हिंसक प्रदर्शन के बाद हाजीपुर में पुलिस का एक्शन। छापेमारी के बाद हिरासत में कई संदिग्ध छात्र। तीस्ता सीतलवाड़ के साथी रईस खान ने किया खुलासा। दंगा पीड़ितों के नाम पर इकट्ठा किया गया था फंड। कहा बेंगलुरु में तीस्ता सीतलवाड़ के लिए वकीलों का प्रदर्शन। गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी की। मूसेवाला केस में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की मानसा कोर्ट में पेशी। राणा कांदूवालिया मर्डर केस कोर्ट ने दी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड। विवाद के बाद सिद्धू मूसेवाला का SYL गाना यूट्यूब से हटा दिया गया है। गाने में हिंसा और आतंकियों की तस्वीर होने का आरोप है। पंजाब विधानसभा में आप सरकार ने पेश किया पहला बजट। शिक्षा और सेहत के लिए खोला खजाना। संजय सिंह ने दिल्ली उपचुनाव को केजरीवाल मॉडल की जीत बताया। कहा सरकार के काम के लिए मिला है वोट। उपचुनाव में हार पर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज। कहा अखिलेश यादव राजा साहब है, इसलिए प्रचार में नहीं गए। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। टीएमसी ने लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में AIADMK की हाई लेवल बैठक। पनीरसेल्वम ने बताया नियमों का उल्लंघन। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी सत्याग्रह। योजना वापसी के लिए लगाए बैनर। पटना में अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। केंद्र के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस और लेफ्ट भी विरोध में उतरे। प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर दर्ज जो हुई है उसे वापस लेने की मांग। हल्द्वानी में कांग्रेस ने किया अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रोहतक में अग्निपथ योजना के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व। जोधपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, अग्निपथ के विरोध में नारेबाजी भी की। अग्निपथ के विरोध में गाजियाबाद जिला मुख्यालय के बाहर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन अग्निपथ के खिलाफ। जयपुर में सचिन पायलट की अगुवाई में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू से लेकर कर्नाटक तक अग्निपथ का विरोध प्रदर्शन। धारवाड़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के संगरूर में सरकारी दफ्तर के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के भागलपुर में भिड़े जेडीयू और बीजेपी विधायक, एक दूसरे पर लगाए आरोप, अपशब्दों का इस्तेमाल भी। पुलवामा में शहीद फारूक अहमद मीर के परिवार से बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने की मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन, कुलगाम में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम। जम्मू कश्मीर की माउंटेन रेस्क्यू की 13 टीम तैनात। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए लगाए गए टेंट। 29 जून से शुरू होगी यात्रा। अयोध्या के कैंट इलाके में मिले 15 हैंड ग्रेनेड, सेना ने नष्ट किए, मामले की जांच चल रही है। आंध्र प्रदेश के प्रोदुत्तूर में मस्जिद तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। धरने पर बैठे स्थानीय लोग। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब की फर्जी सूचना से हड़कंप मच गया। चेस ओलंपियाड की रिले टॉर्च मशाल का प्रयागराज में जोरदार स्वागत हुआ। यूपी के उन्नाव में पानी की किल्लत से जूझते सैकड़ों परिवार, नगर निगम का टैंक नहीं पहुंचने से मुसीबत बढ़ गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भयंकर जाम से परेशानी हुई लोगों को, निर्माण कार्य की वजह से ये जाम लगा। एमपी यूपी को जोड़ने वाला चंबल पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के मरम्मत कार्य में जुट गया है प्रशासन। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद के चलते टावर पर चढ़ गया युवक, आत्महत्या की धमकी दी। यूपी के कासगंज में पलटा रिफाइंड से भरा टैंकर, रिफाइंड इकट्ठा करने के लिए मची लोगों में भीड़। मलयालम एक्टर विजय बाबू यौन शोषण मामले में गिरफ्तार, 3 जुलाई तक पूछताछ कर सकती है पुलिस। बिहार के आरा में युवक ने की गोली मारकर हत्या की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालंधर में 2 कॉलेज छात्रों में मारपीट, छत से गिरने के दौरान एक छात्र की मौत। एमपी के इंदौर में महिला से रेप, पुलिस ने आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बस रोककर बारातियों के साथ मारपीट, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। यूपी के प्रतापगढ़ में लैब की फॉल्स सीलिंग गिरने से हादसा हो गया है, कई मशीनों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूपी के बरेली से अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया गया। भारत बांग्लादेश के कई फर्जी पासपोर्ट बरामद। गाजियाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्री में गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। हरियाणा के नून में महिला की हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए आरोप। विशाखापट्टनम में अंतरजातीय शादी को लेकर 2 गुटों में झड़प, 10 से ज्यादा घायल। बिहार के सिवान में सांसद के करीबी को बदमाशों ने गोली मारी, इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के प्रयागराज में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, ग्रामीणों ने आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। यूपी के बरेली में कम रोटी देने पर हुआ विवाद, होटल मालिक और स्टाफ ने युवक की पीट कर हत्या की। असम के नौगांव समेत 34 जिलों में बाढ़ से तबाही, 41 लाख बाढ़ प्रभावित है। असम के सिलचर में बाढ़ से भयावह हालात, पलायन के लिए लोग मजबूर है। एमपी के खरगोन में मूसलाधार बारिश आफत बन गई है, घुटने तक पानी भर गया है, नदी नाले उफान पर है। देहरादून में भी बारिश ने दस्तक दे दी है, कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद जल भराव हो गया है। नैनीताल में भी बारिश हुई, कुछ देर के लिए बारिश की वजह से दुकानों में पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सत्ता समीकरणों की। 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक महाराष्ट्र के सियासी संकट का कोई हल नहीं निकल पाया है। उद्धव ठाकरे अभी भी मुख्यमंत्री हैं, सरकार उनकी अभी भी अल्पमत में है, बागी विधायक अभी भी असम में है, राज्यपाल के पास अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, बीजेपी अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और जनता परेशान हो रही है कि हमारे वोट का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र का हाल यही है। अपडेट क्या है आपको पहले बता देते हैं। अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जो है वो खत्म हो गई।
इस मीटिंग में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा और भी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ये मीटिंग महाराष्ट्र के मौजूदा संकट पर बुलाई गई थी, लेकिन 7 दिनों के बाद भी बीजेपी कोई फैसला नहीं ले पाई है। बीजेपी का दावा है कि वो अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और उन्हें अभी तक शिंदे गुट की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। सबसे पहले आप बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार का ये बयान सुन लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पे आने वाले दिनों में जो और प्रस्ताव आगे आएंगे, उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के माध्यम से उचित निर्णय करेगी। शिवसेना के गट नेता श्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से हमें कोई प्रस्ताव आया नहीं है। संविधान में पार्टी में जिस और बहुमत होता है, मूल पार्टी के वो नेता होते हैं। 2/3 मेजॉरिटी विधायक अगर एकनाथ शिंदे जी के पास है, हम उन्हें बागी कैसा कहेंगे। आज भी उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के मूल जो विचार हिंदुत्व का है, वो कह रहे हैं कि जो भगवा हमने हाथ में लिया है वो भय रहित, गर्व रहित, वासना रहित, यह हमारी मूल कल्पना है। तो अगर वो वासना रहित कह रहे हैं, इसका मतलब भगवा उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है, वो खुर्ची की वासना नहीं करते, ये उसका अर्थ होता है। तो हमने उसे बागी या बंडखोर कहना ये मैं उचित नहीं समझता। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के निलंबन के नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सबसे पहले ये जानिए कि याचिकाएं क्या थी और उनमें कहा क्या क्या गया। एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायक भरत गोगावले ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थी। याचिकाओं में कहा गया कि 54 में से 39 विधायकों का समर्थन उनके पास है। इसके बावजूद पार्टी ने विधायक दल का नेता और चीफ व्हिप बदल दिया है। यह भी कहा गया कि अल्पमत विधायकों के चीफ व्हिप की तरफ से बहुमत के विधायकों को पार्टी के कार्यक्रम में आने का आदेश जारी करवाया जा रहा है। शिंदे की याचिका में यह भी कहा गया था कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव 21 जून को दे दिया गया था। डिप्टी स्पीकर ने अपने लिए बहुमत का समर्थन हासिल करने के बजाय शिंदे कैंप के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेज दिया है। 2 याचिकाएं। इन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई के दौरान डिप्टी स्पीकर के वकील राजीव धवन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को नोटिस अज्ञात ईमेल से आया था, इसीलिए उन्होंने इसे खारिज कर दिया। इस पर अदालत की तरफ से टिप्पणी की गई, क्या डिप्टी स्पीकर खुद ही अपने केस के जज हो जाते हैं या हो सकते हैं। इसके बाद अदालत ने कहा कि हम दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी कर रहे हैं, सभी पक्ष इस पर अपना जवाब दाखिल करें। 11 जुलाई को मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ अदालत ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने की तारीख भी 12 जुलाई शाम 5:30 बजे तक बढ़ा दी है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा शिवसेना के इन बागी विधायकों की सुरक्षा का भी था, क्योंकि लगातार उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, पोस्टर्स पर कालिख पोती जा रही है। उद्धव के समर्थक गुस्से में हैं। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील नीरज किशन कौल ने सभी विधायकों की सुरक्षा का मसला उठाते हुए ये कहा, हमें जान की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की। कहा जा रहा है कि हमारी लाश मुंबई लौटेगी, हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस अदालत ने महाराष्ट्र के वकील से सवाल किया तो उन्होंने सभी 39 विधायकों और उनके परिवार की सुरक्षा के तत्काल और पर्याप्त इंतजाम का भरोसा दिया। बात फ्लोर टेस्ट की आई। उद्धव पक्ष के वकील की तरफ से फ्लोर टेस्ट पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि वो पूर्वानुमान पर आदेश नहीं दे सकता। जजों ने कहा कि कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, अगर जरूरत हो तो कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। तो इस तरह आज सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट के लिए बहुत राहत भरी खबर आई। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अब दोनों गुटों के बीच खींचतान शुरू हो गई है, ज्यादा बढ़ गई है। एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद क्या बागी विधायकों और उनकी संपत्तियों की रक्षा हो पाएगी।
महाराष्ट्र सरकार के वकील ने भले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा हो कि सभी बागी विधायकों को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र में हो क्या रहा है इन तस्वीरों से समझिए। तस्वीरें गोंदिया जिले की है। ये शिवसेना के बागी विधायक विनोद अग्रवाल का दफ्तर है। वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ता आते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तभी अंदर से एक हथियार बंद सुरक्षाकर्मी आता है। पहले तो ये गुंडे थोड़ा पीछे हटते हैं, लेकिन फिर उसे धमकाते हैं और तोड़फोड़ दोबारा शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में यही चल रहा है। ये पुणे है, जहां शिवसेना के बागी विधायकों की शव यात्रा निकाली जा रही है। इसके बाद क्रेमेटोरियम के बाहर जाकर बाकायदा एकनाथ शिंदे का पुतला जलाया गया। शिंदे गुट के बागी विधायकों के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों का रोष दिख रहा है। ये कोल्हापुर है। यहाँ आज बड़ी संख्या में शिव सैनिक निकले और शिंदे गुट के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन अब एकनाथ शिंदे का गुट भी अपनी ताकत दिखा रहा है। ठाणे को एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है। एकनाथ शिंदे भले ही ठाणे से 2700 किलोमीटर दूर बैठे हों, लेकिन ठाणे में उनके लाखों समर्थक अभी भी मौजूद हैं। उनमें से आज कुछ ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस वक्त मौजूद है ठाणे में, और ठाणे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक तरफ से जो है शिंदे समर्थक जितने भी शिव सैनिक हैं उनके तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जो हैं वो मेरे पीछे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। एक तरह से जो है शक्ति प्रदर्शन करने का जो है वो काम किया जा रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं। कमान एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने थामी हुई है, जो खुद सांसद भी हैं। उनसे संजय राउत के इस बयान पर सवाल पूछा गया, जिसमें राउत ने धमकी दी थी। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला लटपटतायत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनाने। त्यांना माहिती आहे इथे ही जी आग पेटलेली आहे या आगीमध्ये काय होऊ शकतं, येऊन दाखवावं ते, आणि प्रकाश सुरवणे ते येऊनच दाखवावं। माझं चॅलेंज आहे। वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं से आ रहा है, मुझे लगता है ये संस्कृति जो है वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे। संजय राउत से एकनाथ शिंदे के समर्थक बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ राउत का ही किया धरा है। इस वक्त खड़ा हूँ ठाणे के आनंद आश्रम के बाहर। हम इसे ठाणे का मातोश्री भी कह सकते हैं। जी हाँ, जो एकनाथ शिंदे जिन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता को जो है हिलाने का दावा किया है, वो वही ये आनंद आश्रम है जहाँ पर वो बैठते हैं। और मेरे साथ एकनाथ शिंदे समर्थक महिलाएं यहाँ पर हैं। उनके मन में क्या है एकनाथ शिंदे के लिए, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे सही कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम 101% 1001% सही। 1000 उनकी गिनती नहीं है। आपको भी पता नहीं है वो किसके वजह से चुन के आया है। जो आज राज्यसभा में कुर्सी लेके बैठा है ना, वो सिर्फ शिंदे साहब के वजह से वो कुर्सी पे बैठा है। उसको वो अधिकार भी नहीं कुर्सी का, ना उसका लायकी है। संजय राउत से आप लोग बहुत गुस्सा लग रही हैं। बराबर है ना, उन्होंने तो कीड़ा है, वही कीड़ा है। अगर और क्यों नहीं, उद्धव साहब क्यों नहीं बोल रहे? अगर संजय राउत सही होता था ना तो सबसे पहले संजय राउत वहाँ जाता था, यहाँ बैठ के नहीं बैठता। बच्चा जब रोता है ना तब माँ दूध देती है। आदित्य ठाकरे ने बोला कि 1 साल से हमको ये कुन है, मिस बोलते ना चल रहा है इनका कुछ बंडखोरी, तो 1 साल से पक्ष प्रमुख हमारे क्या देख रहे थे कि बच्चा कब एकदम रो के बोलते ना पागल हो जाए। 1 साल तक तुमको अगर मालूम है कि पक्ष में आमदार सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों नहीं मीटिंग बुलाई, उनके असंतोष को शांत करने की कोशिश की। बुरी बात तो संजय राउत तो बहुत बुरा फैला रहे हैं, कुछ अच्छी बात फैला रहे नहीं है। मीडिया में बहुत कुछ बुरा ही बोल रहे हैं सब आमदारों के बारे में, और वो बहुत बुरी बात है क्योंकि वो लोग इतने अच्छे हैं ना। अगर हमारे एकनाथ शिंदे गलत रहते तो उनके साथ इतने आमदार नहीं जाते। उधर जिन संजय राउत को लेकर एकनाथ शिंदे के समर्थक इतने गुस्से में हैं, उन्हें खुद ईडी ने समन कर दिया और कल पेश होने के लिए कहा गया है। मुझे पूरा अंदेशा था मेरे बारे में, मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए
कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी है उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं बाला साहेब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूंगा। ठाणे में एकनाथ शिंदे के बेटे ने कमान संभाली है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य भी सड़कों पर उतर आए हैं। आज आदित्य ने 2 जगह पर रैली की, मुंबई के वर्ली में और रायगढ़ के कर्जत में। इन रैलियों में आदित्य ठाकरे खूब गरजे, बागी विधायकों को कचरा, धोखेबाज, डरपोक और न जाने क्या क्या कह दिया। आदित्य साहेबांना मात्र सम्मानित किया जाता है। ये बागी विधायक नहीं है, ये जो भाग के गए हैं वो डरपोक विधायक है। अगर बागी होते तो महाराष्ट्र में रह के इस्तीफा देते और जो विषय उनको अहम लग रहे हैं उस पर चुनाव लड़ते और चुनाव जीतने की कोशिश करते। ये तो डरपोक है, डरपोक पे क्या बात करनी। ये भाग के गए हैं, सूरत में जाके बगावत का नारा पुकारते हैं, फिर वहाँ से गुवाहाटी जाते हैं। ये ऐसे लोगों को क्यों बगावत समझते हैं? ये तो डरपोक है। ये जब राजनीतिक आपदाएं आती हैं तो उनके साथ कुछ पार्टियों के लिए अवसर भी जरूर आते हैं। उद्धव ठाकरे की आपदा में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी राज ठाकरे के लिए अवसर के पूरे आसार बन रहे हैं। राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के प्रतिद्वंदी हैं। बागी विधायकों के गुट ने राज ठाकरे से संपर्क साध रखा है और सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे और बागी गुट के विधायक पहले ही दिन से संपर्क में हैं। एकनाथ शिंदे बागी गुट का विलय ठाकरे की पार्टी एमएनएस में कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक एमएनएस का एकनाथ शिंदे सहित बागी विधायकों को सीधा संदेश है। राज ठाकरे ने संदेश दिया है कि बागी विधायकों के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर शिंदे एमएनएस में विलय करने के विकल्प के बारे में सोच रहे हैं तो उनका स्वागत है। राज ठाकरे ने एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर को बागी विधायकों से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी है। नंदगांवकर के जरिए ही राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बातचीत हुई है। शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बाला नंदगांवकर के अच्छे राजनीतिक संबंध भी है। आज दिन में राज ठाकरे, बाला नंदगांवकर और राज के करीबी नितिन सरदेसाई के बीच महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बैठक हुई। नंदगांवकर ने यह कहा कि राज ठाकरे की इन तमाम हालात पर नजर है। फिलहाल पार्टी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। बागी विधायकों के गुट और राज ठाकरे की राजनीति में एक समानता है, ठाकरे परिवार की विरासत। शिंदे गुट खुद को बाला साहेब की आक्रामक हिंदुत्व वाली विचारधारा का असली सैनिक बता रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे भी हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर ही राजनीति करते हैं और उनके साथ बाला साहेब की विरासत वाली राजनीति जुड़ी भी हुई है और इसीलिए शिंदे गुट एमएनएस के साथ मर्जर यानी विलय पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है कि राज ठाकरे के लिए यह सुनहरा मौका तब्दील हो जाए, राजनीतिक पत्ते खुल जाए, तो फिर राजनीतिक अवसर खुलने के बाद राज ठाकरे की किस्मत भी खुल ही जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी का एक विधायक है, एक ही। बागी विधायक अगर मिल जाते हैं तो विधानसभा में एमएनएस की ताकत 40 विधायकों की हो जाएगी। ये तो हुआ राज ठाकरे का राजनीतिक लाभ। बागी विधायकों को लाभ ये होगा कि उन्हें ठाकरे नाम मिल जाएगा। बागी गुट पर यह आरोप नहीं लगेगा कि उन्होंने बाला साहेब की विचारधारा वाली राजनीति छोड़ दी। बागी गुट ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बगावत छेड़ी है और राज ठाकरे के साथ मिलने से वो आक्रामक हिंदुत्व का मुद्दा जिंदा भी रहेगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर ही एमएनएस ने राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। 2017 में बीएमसी चुनाव के बाद शिवसेना ने 7 में से 6 एमएनएस पार्षद तोड़ लिए थे। अगर बागी विधायक एमएनएस में आ जाते हैं तो राज ठाकरे का राजनीतिक बदला पूरा भी हो जाएगा। इस लिहाज से बागियों के आने से क्या होगा, राज ठाकरे की राजनीति तो चमकेगी, आने वाले बीएमसी चुनावों में पार्टी मजबूत भी हो जाएगी। दोनों गुटों के लिए इतने सारे राजनीतिक फायदे हैं तो संभव है कि बागी गुट राज ठाकरे के साथ मिल जाए। विद्रोह करके ही राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी। अगर ये विधायक मिलते हैं तो ये कहा जा सकता है कि शिवसेना की राजनीतिक पूंजी एक साथ उनके पास चली जाएगी। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का अभिन्न अंग कहा जाता है, लेकिन राजनीति ने ही रिश्तों में अलगाव की लकीर खींच दी।
मुझे तो दुख होना स्वाभाविक है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, बाला साहब को भी, और जितने सारे शिवसैनिक हैं, हमारी जो मराठी जनता है, हिंदू जनता है, उनको सबको दुख तो जरूर हुआ है। राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब लगाया गया तो अलगाव का दुख धीरे धीरे खत्म हो गया। सियासत में झगड़ा विरासत का था। बाला साहेब विरासत उद्धव को सौंप गए, लेकिन राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की छवि को हासिल करने का संघर्ष छेड़ दिया। ज्याला स्वतःला बाळासाहेब झाल्यासारखं वाटतं, शाल घेऊन फिरतात म्हणे हल्ली, मग कधी मराठीच्या नादाला लागतात, कधी हिंदुत्वाच्या नादाला लागतात। म्हटलं अरे त्यातला मुन्नाभाई जो आहे ना, तो लोकांचं भलं तरी करत होता, हा कुठला मुन्नाभाई काढलास तू? शेवटी त्या संजय दत्तला कळतं की साला आपण के भेजे में केमिकल लोचा होएला है। दोनों भाइयों में विरासत का असली वारिस बने रहने की जंग चली आ रही है। सरकार के लिए महाविकास अघाड़ी नाम का गठबंधन बनाकर उद्धव ठाकरे ने जब शपथ ली, तब शिवाजी पार्क में राज ठाकरे भी थे। मौका था ठाकरे परिवार के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का। शायद इसीलिए परिवार और राजनीति को राज ने अलग रखा। राजनीतिक बात अलग होती है, एक भाई एक बात अलग होती है। अगर ये दो चीजें अगर आप साथ में लाते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपकी सोच है। 2005 में शिवसेना छोड़ने के बाद से बहुत कम मौके ऐसे रहे जब उद्धव और राज ठाकरे एक साथ दिखे हों। राज ठाकरे के बेटे की शादी और बाला साहेब के अंतिम संस्कार के वक्त दोनों साथ नजर आए, लेकिन राजनीतिक अलगाव दुराव लगातार जारी रहा। इस साल अप्रैल मई के महीने में महाविकास अघाड़ी सरकार को राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर खूब घेरा। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद पर राज ठाकरे ने बाला साहेब के असली वारिस को उनकी विरासत की याद दिलाई। राज ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री से हम विनती करते हैं कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कई साल पहले बताया था कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, लेकिन क्या आप ये बात सुनेंगे या आप सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले सहूलत के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष शरद पवार की बात सुनेंगे? राज ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र भर में महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने का अभियान छेड़ दिया। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के मुद्दे पर यूपी सीएम के बहाने भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार का धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है। मां जगदम्बा से प्रार्थना है कि महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि दे। आक्रामक हिंदुत्व ही बाल ठाकरे का राजनीतिक परिचय पत्र रहा है, लेकिन जब से उद्धव मुख्यमंत्री बने, राज ठाकरे उन्हें बाला साहेब की विचारधारा को त्याग देने के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। अब जाकर राज्य में हालात ऐसे बने कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक इसी मुद्दे पर बगावत छेड़ बैठे हैं। अगर ये विधायक राज ठाकरे को मिले तो उनके पास महाराष्ट्र भर में ये प्रचार करने का मौका जरूर होगा कि बाला साहेब की असल राजनीति का झंडा उठाने वाले उद्धव नहीं बल्कि राज ठाकरे हैं। लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि आगे वो करेंगे क्या या होगा क्या। महाराष्ट्र की खबर के बाद अब मास्टर स्ट्रोक में विश्लेषण देश में 2 दशकों से काम कर रहे एंटी मोदी इकोसिस्टम की। गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले 2 दशकों से जो कैंपेन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर ब्रेक लगा दिया और एंटी मोदी कैंप की फाइल भी खोल दी। इस कैंप में पर्दे के पीछे कितने चेहरे हैं वो अब एक एक कर सामने आने वाले हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा चेहरा रही तीस्ता सीतलवाड़ अब सलाखों के पीछे है। तीस्ता के जेल जाते ही अब उनके कई पुराने सहयोगी उनके कच्चे चिट्ठे की फाइल लेकर सामने आ गए हैं। एबीपी न्यूज ने तीस्ता के एक ऐसे ही पूर्व सहयोगी से मुलाकात की और फिर उनके आरोपों की पड़ताल तथ्यों की कसौटी पर की। पहले आप तीस्ता के पुराने सहयोगी के सनसनीखेज दावों को सुनिए, फिर इनकी पड़ताल शुरू करेंगे।
केंद्र में बीजेपी की सरकार, तब कांग्रेस पार्टी की ओर से पुरस्कार। केंद्र में कांग्रेस की सरकार तो देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। ये सहयोग हो सकता है, लेकिन राजनीति में विरोधियों पर वार करने के लिए इतना सहयोग काफी है, वो भी तब जब गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद तीस्ता सीतलवाड़ सलाखों के पीछे जा चुकी हो। अब बीजेपी तीस्ता की ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी को बता रही है। सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन था? Who was the driving force? सोनिया गांधी and the कांग्रेस पार्टी। तीस्ता सीतलवाड़ पर बीजेपी के इन आरोपों को कांग्रेस ने बेबुनियाद करार दिया है, लेकिन तीस्ता जिन आरोपों में सलाखों के पीछे है, उनकी गवाही एबीपी न्यूज ने उनके ही एक पुराने साथी की जुबानी ली है। सोनिया गांधी ने ये कहा था उस वक्त मेरी मौजूदगी में कि विक्टिमों से कि आप तीस्ता के साथ रहिए, तीस्ता के सपोर्ट करिए। हमें कई जगहों से अहमद पटेल के थ्रू बहुत सारी जगहों से फंड पैसा दिलवाया गया और इन्होंने उनके कफनों का सौदा, उनकी लाशों का सौदा करा। ये तो मौत की सौदागर नहीं, लाशों के सौदागर हैं। ये है रईस खान, जिन्होंने 1 दशक से ज्यादा तीस्ता के साथ काम किया है। रईस कहते हैं कि 1992 के दंगों में तीस्ता के काम से प्रभावित होकर उनके साथ वो जुड़े, लेकिन तीस्ता का मुखौटा गुजरात दंगों के बाद बेनकाब हो गया। रईस खान कहते हैं कि गुजरात दंगों में पीड़ितों के नाम पर मिले चंदे को तीस्ता ने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए। दंगा पीड़ित जो थे वो बहुत डरे हुए और सहमे हुए थे और उनको डर था और कैंपों की में रहा करते थे और उनको तो उनके घर भी छीन गए थे। तो उनको एक ये कहा गया कि हम आपको इंसाफ भी दिलाएंगे, आपको आपके घर भी हम वापस दिलाएंगे और आपको जो है जो भी नुकसान है वो हम आपके नुकसान पूरी कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एफिडेविट करनी पड़ेगी। लेकिन उनको बड़ी आस इन NGO से हुई, जो उनकी मीठी बातों में हम भी आ गए थे। वो लोग तो बेचारे ना समझते और उस वक्त डरे हुए सहमे हुए थे, तो उनको ऐसा लगता था उनको मदद मिलेगी। उनके नाम पर मदद भी बहुत आई जो उन तक नहीं पहुंची। हालांकि तीस्ता पर यह आरोप नए नहीं है। गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए मिले चंदे में हेराफेरी को लेकर 2015 में गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ये उस हलफनामे की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात पुलिस के हलफनामे के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ को 2007 से 2014 के बीच 6 से 7 करोड़ रुपए चंदा मिला। गुजरात पुलिस का दावा है कि दंगा पीड़ितों के लिए जमा किया गया ये पैसा कभी उन तक पहुंचा ही नहीं और इस पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ ये और भी चौंकाने वाला है। हलफनामे के मुताबिक दंगा पीड़ितों के लिए मिले चंदे के पैसे को तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद ने शराब, विस्की और रम में उड़ाए। इन पैसों से सिंघम, जोधा अकबर, पा, अंधा कानून और गजनी की सीडी खरीदी गई। मुंबई के मशहूर कैफे जैसे गैलॉर्ड, चाइना गार्डन, लिटिल इटली, लियोपोल्ड के बिल भी इन्हीं पैसों से चुकाए गए। आगे एफिडेविट में लिखा है कि चंदे का इस्तेमाल ब्लैकबेरी टी-शर्ट, ईयरबड्स और टॉयलेट एक्सेसरीज खरीदने में हुआ। यहाँ तक कि मिल्स एंड बोन्स जैसी नॉवेल भी चंदे से ही खरीदी गई। हालांकि तीस्ता ने उस वक्त इन आरोपों को खारिज कर दिया था। हमारे दफ्तर में मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स का लेटर आया, उनकी इंस्पेक्शन टीम, एक डेप्यूटी सेक्रेटरी और 3 और ऑफिसर आए। 6 दिन हमारे दोनों ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इंस्पेक्ट किए। हमारे हिसाब से कोई वायलेशन हुआ नहीं है। वो केस हमने FCRA डिपार्टमेंट के सामने रख दिया है। गुजरात पुलिस के एफिडेविट में ये भी लिखा है कि तीस्ता और उनके पति जावेद ने फंड की हेराफेरी कैसे की। तीस्ता पर चंदे की हेराफेरी का जो आरोप आज उनके पुराने सहयोगी रईस खान लगा रहे हैं, लगभग यही बातें 2015 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल गुजरात पुलिस के एफिडेविट में लिखी है। उसकी कॉपी आप देख रहे थे। दंगा पीड़ितों की मदद के लिए तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति के NGO में आए पैसों की हेराफेरी का कच्चा चिट्ठा उस एफिडेविट में दर्ज है। इसकी पूरी डिटेल अब आप बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए। तीस्ता सीतलवाड़ के 2 NGO हैं। पहले का नाम है सबरंग, जो बहुत पुराना है। दूसरे का नाम है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जिसे गुजरात दंगा पीड़ितों की मदद के लिए खास तौर पर बनाया गया। गुजरात दंगा पीड़ितों की मदद के नाम पर दुनिया भर से चंदे का पैसा इन्हीं 2 NGO के जरिए आता और इसकी कर्ता धर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद है।
जिनके पास ये अधिकार था कि वो एनजीओ के काम करने वालों की सैलरी बढ़ा सकते थे। इस अधिकार का इस्तेमाल कर तीस्ता और उनके पति ने अपनी ही सैलरी बेतहाशा बढ़ा ली। सबरंग एनजीओ के से तीस्ता सीतलवाड़ को 2008-9 में सालाना 1,69,400 रुपए सैलरी मिलती, जो सिर्फ 3 साल यानी 2012-13 में बढ़कर 8,75,800 रुपए हो गई। इसी तरह सबरंग एनजीओ के खाते तीस्ता के पति जावेद आनंद को 2009-10 में 2,40,000 रुपए सालाना सैलरी देते थे, जो सिर्फ 2 साल में बढ़कर 8,61,000 रुपए हो गई। अब इनके दूसरे एनजीओ यानी सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के अकाउंट्स को देखिए। इस एनजीओ से तीस्ता सीतलवाड़ को 2008-9 में 46,200 रुपए सालाना मिलते थे। 2012-13 में बढ़कर ये 4 लाख रुपए सालाना हो गए। गुजरात पुलिस के मुताबिक इन दोनों की सैलरी ही एनजीओ के कुल चंदे का 20% थी और 2009 के बाद सैलरी को एनजीओ के ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया ही नहीं गया। गुजरात पुलिस के हलफनामे के मुताबिक तीस्ता ने गुजरात दंगा पीड़ितों के इमोशन से भी खिलवाड़ किया। इसके लिए उन्होंने उस गुलबर्ग सोसाइटी का इस्तेमाल किया जिसमें एहसान जाफरी और जकिया जाफरी का घर था। यहीं एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मारा था। तीस्ता ने दिसंबर 2007 गुलबर्ग सोसाइटी के लोगों को यह प्रस्ताव दिया कि सोसाइटी को दंगा पीड़ितों की याद में म्यूजियम में बदल दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सोसाइटी के लोगों से यह वादा किया कि उनकी जमीन खरीदी जाएगी और वो अपने एनजीओ के जरिए सोसाइटी को म्यूजियम में तब्दील करेंगी। गुलबर्ग सोसाइटी के लोगों ने तीस्ता का यह प्रस्ताव मान भी लिया और जून 2008 में सोसाइटी निवासियों ने लिखित तौर पर एक प्रस्ताव पारित कर तीस्ता को सोसाइटी म्यूजियम में बदलने का अधिकार दे दिया। 2008 से 2013 तक तीस्ता ने म्यूजियम के नाम पर दुनिया भर से चंदा जमा किया, लेकिन सोसाइटी में म्यूजियम बनाने का जब कोई काम 2013 तक शुरू नहीं हुआ तो सोसाइटी निवासियों ने तीस्ता से इस नाम पर लिए चंदे का हिसाब मांगा। तीस्ता ने जब सोसाइटी के नाम पर लिए चंदे का हिसाब देने में आनाकानी शुरू की तो सोसाइटी निवासियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसी एफआईआर की जांच में जो जानकारी मिली उसे पुलिस ने एफिडेविट यानी हलफनामे के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा किया। लगभग 1 दशक बाद जब एबीपी न्यूज ने तीस्ता के सहयोगी रईस खान से इसका जिक्र किया तो उन्होंने भी यही बताया कि तीस्ता और उनके बीच विवाद गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम बनाने में जमा चंदे को लेकर ही हुआ था। और अब आपको डिटेल में वो बातचीत जो रईस खान से हुई थी हम बताने वाले हैं। मैंने आपको पूरा लेखा जोखा बता दिया है। ये जो तथ्य आए हैं वो कहीं और से नहीं आए, उसी सोसाइटी से आए हैं जिससे तीस्ता ने इमोशनल ब्लैकमेल कर अपने नाम पर अधिकार ले लिए थे। एक डर और खौफ पैदा करके इन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूज़ियम बनाने की बात करी थी। तो म्यूज़ियम हर साल 2002 में 28 फरवरी को वहाँ पर सब विक्टिमों को जमा करा जाता था, वीडियो फिल्म बनाई जाती थी और बहुत सारे पता नहीं बड़े बड़े एक्टिविस्टों को बुलाया जाता था वहाँ पर और सारा दिन वहाँ पर इस तरह का जलसा हुआ करता था। लास्ट में यही विक्टिम जो गुलबर्ग सोसाइटी के थे इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी कि हमारे नाम पर फंड जमा करा जाता है या उनको गुलबर्ग सोसाइटी में प्रोग्राम करने का परमिशन ना दिया जाए। मैंने एक पार्टी ढूंढी थी, उसकी गुलबर्ग सोसाइटी को ख़रीदने के लिए वो पार्टी तैयार हो गई थी और सारे विक्टिमों की उस पार्टी के साथ मीटिंग कराई थी। सारे विक्टिम चाहते थे कि वो सोसाइटी जो है बिक जाए और वो लोग किराए के मकानों में या अपने रिश्तेदारों के मकानों में रहते थे, तो वहाँ ना रह के अपना मकान खुद का वो बिकने के बाद ख़रीद लें और अपने घरों में चले जाएँ, अपनी जैसी ज़िंदगी काटे। लेकिन ये नहीं चाहती थी और उन्होंने मुझसे झगड़ा करा कि आपने इनको उकसाया, आपने इनको हमारे खिलाफ किया। रईस खान का ये भी दावा है कि उन्होंने कई बार चंदे के पैसे दंगा पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए तीस्ता पर दबाव बनाया। तब तीस्ता ने चंदे के गंदे खेल का सच भी बताया था। इतने पैसे फलाने आदमी ने दिए, इतने पैसे दिए, इतने अमेरिका से आप पैसे लाए, इतने यूके से लाए, इतना सऊदी से आए, इतना दुबई से आया, तो आप इनको पैसा क्यों नहीं दे रही हैं? इनकी भी मदद करिए ना। आप 75% खुद के ऊपर खर्चा करिए, 25% तो उनको दीजिए। तो उनका ये साफ कहना था, आपको क्या मालूम 50% तो वो लोग ले जाते हैं जो बीच में दलाली का काम करते हैं, 50% हमको मिलता है। अब 50% के अंदर हम जो इतना मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो हम अगर 50% भी ना लें और इनको अगर हम 25% दे दें तो हमारा उनकी बराबरी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि इनके पास इतने पैसे पहुँचें कि ये हमारी बराबरी करें। ये हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे मोहताज रहें।
रईस खान के मुताबिक तीस्ता के सर पर कांग्रेस और उसके बड़े नेताओं का हाथ था और राजनीतिक फायदे के लिए तीस्ता के घोटालों की अनदेखी हुई और तीस्ता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का कैंपेन चलाया गया। दिल्ली विक्टिमों को लेकर आई हैं, बसें भर भर के मैं लेकर आया उनके साथ में, और यहाँ पर उन्होंने सोनिया गांधी के पास ले गई, उनको अहमद पटेल से मिलाया, और यहाँ पर जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे एक पाटिल, उनका नाम पूरी तरह से याद नहीं, उनके पास भी ले गए, उनके साथ में फ़ोटो भी खिंचाए उनके। और सोनिया गांधी ने मैं ये कहा था उस वक्त मेरी मौजूदगी में कि विक्टिमों से कि आप तीस्ता के साथ रहिए, तीस्ता के सपोर्ट करिए, आप हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे। अहमद तीस्ता सलाम। इस वक्त एक बड़ी खबर है। ऑल्ट न्यूज पोर्टल चलाने वाले मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जुबैर की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।